नमस्कार, आप सभी का स्वागत है TV7 भारत पर। मैं हूं आपके साथ अंकुर गोस्वामी। आप सभी का स्वागत करता हूं TV7 भारत के इस बेहतरीन पेशकश में। तो ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए सीधे रुख करेंगे खबरों की ओर और बात करेंगे मध्य पूर्व तनाव की, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच कई हफ्तों से जारी तनाव के बाद अब कूटनीति की मेज़ पर उम्मीद की एक नई किरण जगती हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन कतर की राजधानी दोहा में दोनों देशों के बीच अप्रत्यक्ष बातचीत का एक और दौर पूरा हुआ है और बातचीत के बाद कतर के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि चर्चा में सकारात्मक प्रगति हुई है। हालांकि अभी किसी बड़े समझौते का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन दोनों पक्षों के बीच संवाद जारी रहना अपने आप में एक अहम संकेत माना जा रहा है। और इस बैठक में अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधि आमने सामने नहीं बैठे। दोनों देशों के बीच कतर मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है और बातचीत का मुख्य फोकस परमाणु कार्यक्रम नहीं बल्कि युद्ध के बाद बने हालात, हॉर्मोज में जहाज़ों की सुरक्षित आवाजाही और ईरान की विदेशों में फंसी संपत्तियों को लेकर रहा। यही वो मुद्दे हैं जिन पर फिलहाल दोनों देशों के बीच सबसे ज़्यादा मतभेद बने हुए हैं। याद रहे कि हाल ही में अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य टकराव ने पूरे पश्चिम एशिया को संकट में डाल दिया था। हमले और जवाबी हमलों के बाद युद्ध विराम तो हुआ, लेकिन स्थायी शांति का रास्ता अब भी आसान नहीं है। और ऐसे में दोहा में हुई ये बातचीत उस युद्ध विराम को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है। और बातचीत के दौरान सबसे ज्यादा चर्चा हॉर्मोज को लेकर हुई। दुनिया के करीब 5वें हिस्से का तेल इसी समुद्री रास्ते से गुजरता है और अगर यहां तनाव बढ़ता है तो उसका असर सीधे वैश्विक अर्थव्यवस्था और तेल की कीमतों पर पड़ता है। और यही वजह है कि दुनिया की नजर इस बातचीत पर टिकी हुई है। और दिलचस्प बात यह रही कि बातचीत की खबर सामने आते ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। निवेशकों को उम्मीद है कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम होता है तो तेल की सप्लाई सामान्य बनी रहेगी और वैश्विक बाजार को राहत मिलेगी। विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि सिर्फ बातचीत जारी रहने से संभव बाजार की सकारात्मक संदेश नहीं मिलेगा, बल्कि सचमुच में उन चीजों पर अमल करना पड़ेगा। ईरान की ओर से साफ किया गया है कि वो अमेरिका के साथ सीधे नहीं बल्कि मध्यस्थों के जरिए ही बातचीत कर रहा है। तेहरान का कहना है कि पहले से कुछ शर्तें हैं उन जो तय की गई हैं उन पर अमल होना जरूरी है, उसके बाद ही आगे की बात की जाएगी। अब इनमें विदेशों में जमे ईरानी फंड्स की रिहाई भी शामिल है। तो दूसरी ओर अमेरिका ये भी चाहता है कि समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता को प्राथमिकता दी जाए। फिलहाल दोनों देशों के बीच परमाणु कार्यक्रम जैसे सबसे संवेदनशील मुद्दे उन पर विस्तृत चर्चा नहीं हुई है। माना जा रहा है कि पहले विश्वास बहाली के कदम उठाए जाएंगे और उसके बाद बड़े और जटिल मुद्दों पर बातचीत आगे बढ़ेगी। यही कारण है कि इस दौर की वार्ता को पहला सकारात्मक कदम कहा जा रहा है, ना कि अंतिम समाधान। अब निगाहें अगली बैठक पर टिकी हैं जो जुलाई के दूसरे सप्ताह के बाद होने की संभावना है। और अगर दोनों पक्ष इसी तरह बातचीत जारी रखते हैं तो पश्चिम एशिया में लंबे समय से चले आ रहा तनाव कुछ हद तक कम हो सकता है। हालांकि विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि भरोसे की कमी, क्षेत्रीय राजनीति और पुराने विवाद अब भी बड़े चुनौती बने हुए हैं। इसलिए फिलहाल ये कहना जल्दबाजी होगी कि शांति का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है। हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि गोलियों की जगह बातचीत ने उम्मीद की एक नई शुरुआत जरूर कर दी है। चलिए आगे बढ़ते और बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, क्योंकि उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए योगी सरकार ने स्वरोजगार की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान यानी कि MYUVA योजना के जरिए अब प्रदेश के युवा बिना किसी गारंटी के अपना कारोबार शुरू करने के लिए आर्थिक मदद हासिल कर सकेंगे। सरकार का दावा है कि इस योजना का मकसद नौकरी तलाशने वालों को नौकरी देने वाला उद्यमी बनाना है। दरअसल अक्सर देखा जाता है कि बिजनेस शुरू करने की इच्छा रखने वाले युवाओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती पूंजी की होती है। बैंक से लोन लेने के लिए गारंटी, संपत्ति या फिर भारी दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है और ऐसे में कई अच्छे बिजनेस आइडिया सिर्फ पैसों की कमी की वजह से शुरू नहीं हो पाते। और इसी समस्या का समाधान लेकर आई है MYUVA योजना, जिसमें पात्र युवाओं को 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त और बिना गारंटी वाला ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। और सरकार के अनुसार इस योजना के पहले चरण में 5 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा, जिस पर ब्याज का पूरा भार सरकार उठाएगी। और इतना ही नहीं, परियोजना लागत का 10% मार्जिन मनी अनुदान भी दिया जाएगा, जिससे कारोबार शुरू करने का शुरुआती वित्तीय बोझ काफी कम हो जाएगा। और अगर लाभार्थी समय पर पहली राशि का भुगतान करता है तो दूसरे चरण में 10 से 20 लाख रुपए तक के बड़े ऋण का लाभ भी मिल सकेगा, जहां तय सीमा तक ब्याज सहायता भी दी जाएगी। और इस योजना का लाभ केवल उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी युवाओं को मिलेगा।
आवेदन करने वाले की उम्र 21 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए और कम से कम 8वीं पास तो होना जरूरी है। और इसके साथ ही किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से तकनीकी डिग्री, डिप्लोमा या कौशल प्रशिक्षण या फिर उसका प्रमाण पत्र भी आवश्यक रहेगा। और सरकार का मानना है कि प्रशिक्षित युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करने से प्रदेश में नए उद्योग और रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ेंगे। सरकार ने इस योजना के लिए बड़ा लक्ष्य भी तय किया है। हर साल 1 लाख नए युवा उद्यमी तैयार करने और अगले 10 वर्षों में कुल 10 लाख युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की योजना पर काम किया जा रहा है। यानी ये सिर्फ एक लोन योजना नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने की दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा है। आवेदन प्रक्रिया को भी पूरी तरह ऑनलाइन रखा गया है। इच्छुक उम्मीदवार उद्योग और उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय के पोर्टल और MYUVA के आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के बाद संबंधित विभाग और बैंक दस्तावेजों की जांच करेंगे और पात्र पाए जाने पर ऋण स्वीकृत किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों और बैंकों को निर्देश दिए हैं कि ऋण स्वीकृति की प्रक्रिया तेज और पारदर्शी हो ताकि युवाओं को समय पर आर्थिक सहायता मिल सके। विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि अगर योजना का प्रभावी क्रियान्वयन होता है तो इससे छोटे उद्योगों, स्टार्टअप्स और स्थानीय उद्यमों को बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। इससे न सिर्फ नए कारोबार शुरू होंगे बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। खासतौर पर छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को इसका सबसे ज्यादा फायदा मिलने की उम्मीद है। तो कुल मिलाकर MYUVA योजना उत्तर प्रदेश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है। सरकार का संदेश साफ है कि युवा नौकरी ढूंढने तक सीमित न रहे बल्कि अपने उद्यम के जरिए दूसरों को भी रोजगार देने वाले बने। और अब देखना होगा कि महत्वाकांक्षी योजना जमीन पर कितनी सफल साबित होती है और कितने युवाओं के सपनों को उड़ान दे पाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, क्योंकि पश्चिम बंगाल की राजनीति से जुड़ा एक मामला अब कानूनी मोड़ पर पहुंच गया है। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी को चुनावी भाषण मामले में अदालत से बड़ा झटका लगा है। उत्तर 24 परगना की विधाननगर अदालत ने उन्हें 8 जुलाई को अपना वॉइस सैंपल देने का आदेश दिया है। यह आदेश उस कथित चुनावी भाषण की जांच के सिलसिले में आया है जिसकी रिकॉर्डिंग की फोरेंसिक जांच की जानी है। और पूरा मामला पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान दिए गए एक कथित भाषण से जुड़ा है। आरोप है कि चुनावी रैली में अभिषेक बनर्जी ने ऐसा बयान दिया था जिसे विरोधी पक्ष ने धमकी भरा और उकसाने वाला बताया। और इसी शिकायत के आधार पर विधाननगर नॉर्थ थाने में FIR दर्ज की गई थी और बाद में मामले की जांच राज्य की CID को सौंप दी गई, जिसने अदालत से वॉइस सैंपल लेने की अनुमति मांगी। और CID का कहना है कि जांच को वैज्ञानिक तरीके से आगे बढ़ाने के लिए भाषण की ऑडियो रिकॉर्डिंग का फोरेंसिक परीक्षण बहुत जरूरी है और इसके लिए रिकॉर्डिंग में मौजूद आवाज का मिलान अभिषेक बनर्जी के वॉइस सैंपल से किया जाएगा। और इसी उद्देश्य से अदालत ने उन्हें 8 जुलाई को मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में अपनी आवाज का नमूना देने का निर्देश दिया है। हालांकि अभिषेक बनर्जी ने इस आदेश का विरोध किया था। उन्होंने कोलकाता हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि जब वो इस बात से इनकार नहीं कर रहे कि भाषण उनकी आवाज में है, तब वॉइस सैंपल लेने की आवश्यकता क्या है। उनके वकील ने यह भी दलील दी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी कि BNSS की धारा 349 के तहत ऐसे आदेशों को उनके लिए कानूनी प्रक्रिया का पूरी तरह पालन होना चाहिए, लेकिन हाई कोर्ट से उन्हें तत्काल राहत नहीं मिली। जस्टिस तीर्थकर घोष ने कहा कि इस FIR से जुड़ा एक अन्य मामला पहले से हाई कोर्ट की दूसरी पीठ के समक्ष लंबित रखा है और ऐसे में अलग अलग पीठों से विरोधाभासी आदेश आने की संभावना से बचने के लिए यह मामला भी उसी पीठ के समक्ष रखा जाना उचित होगा। और अदालत ने वॉइस सैंपल देने के आदेश पर कोई रोक लगाने से इनकार कर दिया। गौर करने वाली बात यह है कि इससे पहले हाईकोर्ट ने अभिषेक बनर्जी को इस FIR में 31 जुलाई तक किसी भी कठोर पुलिस कार्रवाई से अंतरिम राहत दी हुई है। हालांकि अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि जांच एजेंसी के साथ सहयोग करना उनकी जिम्मेदारी है, यानी गिरफ्तारी से राहत मिलने का मतलब ये नहीं कि जांच प्रक्रिया में सहयोग से छूट मिल जाएगी। अब 8 जुलाई की तारीख इस पूरे मामले में बेहद अहम मानी जा रही है और अगर अभिषेक बनर्जी अदालत के निर्देश के अनुसार वॉइस सैंपल देते हैं तो CID फोरेंसिक जांच को आगे बढ़ाएगी और उसकी रिपोर्ट जो है जांच का महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकती है। वहीं अगर कानूनी चुनौती आगे भी जारी रहती है तो यह मामला एक बार फिर हाई कोर्ट में नई बहस का विषय बन सकता है। फिलहाल इतना तय है
कि चुनावी भाषण से शुरू हुआ ये विवाद अब पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया के दायरे में पहुंच चुका है। आने वाले दिनों में अदालत की अगली सुनवाई, फोरेंसिक रिपोर्ट और जांच एजेंसियों की कार्रवाई इस मामले की दिशा तय करेंगी। पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस घटनाक्रम पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राम मंदिर की। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के कथित मामले को लेकर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला है। दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल ने आरोप लगाया कि इस मामले की जांच के नाम पर सिर्फ दिखावा किया जा रहा है, जबकि असली आरोपियों को बचाने की कोशिश हो रही है। उन्होंने कहा कि अब तक की कार्रवाई से ऐसा लगता है कि पूरे मामले को दबाने की साजिश रची जा रही है। केजरीवाल ने साफ तौर पर कहा कि सरकार ने इस मामले की जांच के लिए एसआईटी तो बना दी, लेकिन अब तक ये स्पष्ट नहीं किया गया कि जांच किस दिशा में आगे बढ़ रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर मंदिर में श्रद्धालुओं के चढ़ावे में गड़बड़ी हुई है तो केवल छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई क्यों हो रही है। उनके मुताबिक इतने बड़े मामले में सिर्फ निचले स्तर के लोगों की गिरफ्तारी से सच सामने नहीं आएगा। उन्होंने दावा किया कि पूरे घटनाक्रम में बड़े और प्रभावशाली लोगों की भूमिका जो है उसमें भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। लेकिन आप यहां पर समझिए कैसे यहां पर अरविंद केजरीवाल एक के बाद एक इल्जाम लगाता जा रहा है। एक के बाद एक यहां पर इल्जाम लग रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ, यहां पर बीजेपी सरकार के खिलाफ। अब सोचिए, आम आदमी पार्टी प्रमुख कह रहे हैं कि एफआईआर दर्ज करने और कुछ लोगों के गिरफ्तार करने भर से न्याय नहीं मिल जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि जिस तरह से जांच आगे बढ़ रही है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि वास्तविक दोषियों तक पहुंचने के बजाय मामले को सीमित दायरे में समेटने की कोशिश की जा रही है। केजरीवाल ने एसआईटी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए इसे दिखावटी जांच बताया और कहा कि जनता के सामने पूरी सच्चाई लाई जानी चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केजरीवाल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी कई सीधे सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि अगर सरकार पारदर्शिता की बात करती है तो जांच की प्रगति सार्वजनिक क्यों नहीं की जा सकती। उन्होंने मांग की कि पूरे मामले की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच हो और जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाए उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, चाहे उसका पद कितना भी बड़ा क्यों ना हो। लेकिन बीजेपी सरकार यहां पर यह कहती हुई नजर आ रही है कि जो जो दोषी पाया जा रहा है हम उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन केजरीवाल कह रहे हैं कि भगवान राम करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है और उनके मंदिर में चढ़ाए गए दान का एक एक रुपया श्रद्धालुओं की भावना से जुड़ा हुआ है। और ऐसे में अगर चढ़ावे में किसी तरह की गड़बड़ी हुई है तो उसे केवल आर्थिक अपराध नहीं बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं के विश्वास से जुड़ा मामला माना जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस पूरे प्रकरण में राजनीति नहीं बल्कि जवाबदेही सबसे महत्वपूर्ण होनी चाहिए। और इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार पूरे मामले का ध्यान असली मुद्दे से हटाने की कोशिश कर रही है। केजरीवाल का कहना था कि अगर जांच निष्पक्ष होती तो अब तक बड़े नाम भी सामने आते। उन्होंने दावा किया कि केवल छोटे कर्मचारी को उनको गिरफ्तार कर देने से यह नहीं माना जा सकता कि जांच पूरी हो गई है। उन्होंने दोहराया कि जब तक पूरे नेटवर्क की जांच नहीं होगी तब तक सच्चाई सामने नहीं आएगी। हालांकि भाजपा ने पहले भी इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। पार्टी कहती रही है कि राम मंदिर को लेकर लगाए जा रहे आरोप राजनीतिक प्रेरित हैं और विपक्ष आस्था के मुद्दे पर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है। और भाजपा नेताओं का दावा है कि जांच कानून के अनुसार चल रही है और दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। लेकिन फिलहाल यह मामला राजनीतिक और कानूनी दोनों स्तरों पर चर्चा का विषय बना हुआ है। एक और विपक्ष जांच की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहा है तो दूसरी ओर सरकार अपने रुख पर कायम है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि एसआईटी की जांच में आगे क्या सामने आता है और क्या इस मामले में नए खुलासे होते हैं या नहीं। तो चलिए फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए TV7 भारत के साथ। नमस्कार।